उत्तराखंड राज्य नहीं मिलता है। महिलाओं का घर परिवार से ज़्यादा लगाव होता है और एक जो माहौल बना था कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन हम इसलिए मांग रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं इनकी उचित शिक्षा, इनका उचित स्वास्थ्य और उससे प्रथम रोजगार, इन मुद्दों से महिलाएं जुड़ी हुई रहती हैं। तो जब ये बातें सामने आई तो महिलाएं घर से निकली। जैसे त्यौहार में या मेले में महिलाएं जाती हैं तो उसी तरह से, उसी उत्साह के साथ वो लोग घर से निकलते थे। छोटे छोटे बच्चों को, दूध मुहैया बच्चों को पीठ पे बांध करके महिलाएं आंदोलन में आती थी और उन लोगों ने बहुत लगन से, बहुत मन से घर को छोड़ करके, पशुओं को छोड़ करके, बुजुर्गों को छोड़ करके, बच्चों को साथ लेकर के वो लोग आंदोलन में आए हैं। पौड़ी की रैली हुई, बहुत अच्छी रैली हुई। इसी दौरान जो है मसूरी कांड भी हो गया और खटीमा कांड भी हो गया। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड हुआ और वहाँ लोगों की शहादतें हुई, लोग मारे गए और बहुत ऐसे साधारण लोग जो ये सोचते थे कि राज्य बनेगा तो शायद है कि राज्य की तस्वीर बदलेगी, उनकी शहादत हुई। और उसके ठीक अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ जिसमें 2 महिलाओं हंसा धनाई और बेलमती चौहान की शहादत हुई। और हंसा धनाई के तो पुलिस ने एक तरह से उनके यहाँ ठीक माथे के बीचों बीच बंदूक रख कर के गोली चला दी और जिसको फिल्मी शैली में कहते हैं कि उनका भेजा उड़ गया, एक तरह से पूरा सर उड़ गया। खटीमा में भी और मसूरी में भी बिना उकसावे के गोलियां चलाई गई। अनप्रोवोक्ड, किसी तरह का उकसावेपूर्ण कार्रवाई नहीं थी, शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। एक डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी सिर्फ इसलिए मारे गए कि वो इस बात के पक्षधर नहीं थे मसूरी में कि गोली चलाई जाए। 8 और 9 सितंबर को अभूतपूर्व उत्तराखंड बंद हुआ। पहली बार इतना बड़ा अभूतपूर्व बंद पूरे अस्कोट से लेकर आराकोट तक, सही अर्थों में उस समय वो बंद हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 15-16 सितंबर को एक मीटिंग कोटद्वार में रखी गई, दोनों तरफ छात्र युवाओं की, और उसी दिन डिक्लेयर हुआ था 2 अक्टूबर की रैली का। पूरे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से पूरे एक तरह से संपूर्ण उत्तराखंड में यूथ को लामबंद किया गया था उस झंडे के नीचे। हमने वहाँ क्या किया कि एक नियम निकाला हमने कि जो अपना घर का अकेला होगा और जो 18 साल से नीचे का होगा वो रैली में नहीं जाएगा। हमने 3 पर्चियाँ बनाई और जो दिल्ली जाना चाहता है उसका नाम लिखा, उसका गांव का नाम। एक पर्ची ब्लॉक को दी, एक हमने अपने पास रखी और एक उसके जो जा रहे थे उनके जेब में रखी। ये 2 अक्टूबर को पहले से षड्यंत्र तो था कि ये इसको कुचलना है, ये इतनी भीड़ को दिल्ली नहीं जाने देना है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का उस समय एक मतलब स्थापित ये बात उनके दिमाग में थी। उनको पूरा पुलिस बल को, उनको सबको दिया गया था। हम लोग जब दिल्ली के लिए निकले 8 बजे, पंचायती मंदिर जो घंटा घर के निकट है, यहाँ से रेला जो निकला, पूरे पहाड़ से ही रेला निकला और हमको नारसन में रोका गया। हल्की फुल्की चेकिंग हमारी हुई। हम गोपेश्वर से उस बस में 26 महिलाएं थी। रात्रि 10 बजे के आसपास हम लोग रामपुर तिराहा पर पहुंचे। जैसे ही वहां पर गए तो आगे रास्ता बंद था, पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी, आड़ी तिरछी सारी, जो दंगा वाहन होते हैं वो सारे अड़े हुए थे। बड़े बड़े पीएससी की सारी गाड़ियां आगे लगी थी। रास्ता बिल्कुल जाम था, कहीं जाने का वो नहीं था। हम लोग जैसे ही उतरे तो वहाँ पर अंधेरा हो गया। अंधेरा हुआ तो 2 ढाबे थे, एक ढाबे में पेट्रोमैक्स जल रहा था, एक ढाबे में अंधेरा था। तो जिस ढाबे में पेट्रोमैक्स जल रहा था हम उसमें गए। हमने पूछा अंधेरा क्यों है, ये तो हाईवे है, इस पर अंधेरा क्यों है, यहाँ पर काफ़ी ढाबे भी दिख रहे हैं, अंधेरा क्यों। तो उसने कहा कि अभी ये शाम को बुआ सिंह जो वहाँ का पुलिस कमिश्नर था वो कह के गया है कि यहाँ पर कोई ढाबा खुला नहीं रहेगा। उत्तराखंड के लोग दिल्ली जाने के लिए आंदोलनकारी आ रहे हैं, उनको न तो खाना दिया जाए न पानी दिया जाए, जो उसको देगा वो भी दंडित किया जाएगा।
लेकिन मेरे पास हैं, आप महिलाएं हैं, मेरे पास बाकी तो नहीं है, लेकिन जितना होगा मैं आप लोगों को दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, आप ये हमको जो उसने जैसे ही वो खाना लगा, हमने कहा थाली हुली मत लगाओ, हमको रोटी में ही थोड़ा थोड़ा सब्जी, जितना तुम्हारा लगेगा तुम एक साथ बता दो। 3-4 लोगों के हाथ में रोटी उसने दी, रोटी में सब्जी दी। तब तक एक डंडा था, वो लकड़ी का टुकड़ा था, वो पत्थर तो नहीं था, लेकिन इतना इतना लंबा लकड़ी का, मोटा लकड़ी का टुकड़ा था। वो कहीं से आया और वो पेट्रोमैक्स पे लगा, भगदड़ मच गई। हरिद्वार से थोड़ा आगे जा करके हमको रोकना शुरू कर दिया। योगेश पाल जी थे, वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सर शायद से दिल्ली रैली के लिए सरकार ने जो है वो 1 वे कर रखा है, उधर से गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई बात है। हमको पता नहीं कि क्या हुआ, व्यक्ति जो हम टेहरी से आ रहे थे बस में क्या हुआ कुछ नहीं। मगर नारसन से कुछ पहले हमारी बसें रोक दी गई। रोकने के बाद फिर हम ये देखते हैं दोनों तरफ से आग की लपटें आ रही थी इस तरीके से, और गैस के फट रहे थे। कह रहे थे कि वहाँ पे दोनों तरफ दुकानें हैं, कभी हमारी इधर को जाती थी, कभी इधर को जाती थी, पूरी तरीके से आग बसों के अंदर जा रही थी। उसी टाइम जब रोका गया तो बहुत सारे लोग, औरतें भी, लोग भी खेतों की तरफ दौड़े, कई किधर दौड़े। उन लोगों ने कुंडी चढ़ा दी, मगर हमारे शीशे फोड़ दिए गए गाड़ियों के। मतलब मुझे बस ये याद है कि औरतें इधर से तो आगों की लपटें भी आ रही थी, औरतें छोटे से इतना छोटा सा उसके अंदर या बीच का जो है उसमें लेट जाना चाह रही थी कि बाहर से कोई हम पे आक्रमण ना करे। नारसन पे पुलिस पिकेट ने गाड़ियां लगा दी थोड़ा आड़ी तिरछी। वहां से पुलिस ने पहले हमारे लोगों को मारा, एक ओम प्रकाश बहुगुणा जी जो थे उनको बटों से घायल कर दिया, उनका खून निकलता है। ऐसी 2-3 लोगों के और आंदोलनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बसों की लाइन लग गई बहुत लंबी, छपार तक 7 किलोमीटर। शाम से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी। यहीं स्मारक के गेट के आगे यहीं पर बैरियर बनाया गया, पुलिस ने यहीं पर बैरियर बनाकर उनको यहीं पर रोक दिया। तो मैं मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा से 5-6 किलोमीटर पहले का जो परिदृश्य आपको बता रहा हूँ, 3-4 किलोमीटर तक पूरी रोड पर शीशा, कांच, कई जगह पर टूटे हुए और चीज़ें पड़ी मिली, बोतलें आदि। गाड़ियों का जो है बिल्कुल जो है भूत बना रखा है। और इक्का दुक्का लोग जैसे रेगिस्तान में भटकते हैं ना, पानी की प्यास में या प्यास बुझाने के, लोग सड़क पर दिख रहे थे। हम समझ गए कोई बड़ी घटना घटी है, कांड हुआ है, लेकिन हम उन गाड़ियों को क्रॉस करते हुए आगे पहुंचे। हम जब उतरे तो नीचे बिल्कुल कांच ही कांच बिछे हुए थे। लोग कई तरह की अफवाहें कर रहे थे कि औरतों को यहाँ से भागी हैं, गन्नों के खेत में उनके साथ बलात्कार हुआ है, वो गाँव में चली गई नंगे, उनको कपड़े दिए गए हैं, बहुत सारी अफवाहें। जैसे ही वो पेट्रोमैक्स पे लगा तो पेट्रोमैक्स, इधर पेट्रोमैक्स गिरा, उधर वो डंडा गिरा, भगदड़ मच गई कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि उसी ढाबे वाले ने कि ये उन लोगों के द्वारा ये वो हो गया है, आप तुरंत सुरक्षित हो जाओ, ये शब्द हैं उसके। तो किसका खाना, तब तक पथराव हो गया, बहुत बुरी तरह पथराव हो गया, पेट्रोमैक्स भी बुझ गया। अब अंधेरा हो गया चारों तरफ। पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी को घेरा तो सबसे पहले उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। बिल्कुल गाड़ी एकदम जैसे कहते हैं कि बाहर खाली हो गई, चारों तरफ से शीशे तोड़ दिए थे। अब वो दरवाज़ा तोड़ने लगे। अब बचाएं तो कैसे बचाएं, करें तो क्या करें। हमने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खोला तो वो आगे से आ गए, कांच को वो करते हुए आ गए। फिर उन्होंने दरवाज़ा चटकनी तोड़ दी, धक्का मार मार के चटकनी तोड़ दी। तो मैंने जो दरवाज़ा था उसके एक साइड जहाँ पर कंडक्टर बैठता है, एक हाथ से वो डंडा पकड़ा, एक हाथ से इधर का डंडा पकड़ा, और मैं ऊपर वाली सीढ़ी में, गाड़ी में 2 सीढ़ियाँ थे, मैं आगे वाली सीढ़ी में खड़ी हो गई। फिर उन्होंने जब यहाँ मारा, इस हाथ पे डंडे मारे, तो ये हाथ थोड़ा सा वो हो गया, छूट गया उससे। फिर वो 5 लोग जो है पुलिस वाले अंदर आए। अब सबसे बड़ी ये हुई कि मरने की नहीं हुई, हमारे साथ 4-5 छात्राएँ थीं। सबसे ज़्यादा उनके इज्जत का ये हुआ कि इनको बचाएं तो बचाएं कैसे। लेकिन हमारी जो बहनें थी साथ में, उन्होंने इतने सूझबूझ का काम किया कि उन लड़कियों पर अपनी बिंदी निकाल के उनके लड़कियों पर लगाया और उन पर अपना दुपट्टा उनको उड़ा दिया और उन्हें किनारे किनारे उनको बिठा दिया कि ये कम से कम हम पर आँच आए, इन पर आँच ना आए, ये लोग सुरक्षित रहें।
इतने में ही बहुत उन्होंने कहीं हाथ डाला, कहीं किसी को बहुत गाली गलौज तो वो दे ही रहे थे, किसी को उन्होंने खींचा, सीट से घसीटने लगे। तो एक था वो जो है लगभग रहा होगा 30-32 साल का पुलिस वाला। मेरी बगल में एक बहन थी जो गोपेश्वर से आई थी। मेरे सामने जब उसने उसके बदन पे हाथ डाला तो मैं उस बात को सहन नहीं कर सकी। पहले उसने साड़ी खींची, वो चिल्लाई दीदी। तो जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया। अरे मैंने कहा मैंने उसे गाली भी दी, भैया नहीं कोई, मैंने कुछ नहीं, मैंने गाली भी दी, धक्का मारा उसे। उसने कहा मैं देख रहा। मैंने कहा क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? मैंने भी उसको उसी की जुबान में गाली दी कि तेरी माँ होती, तेरी बहन होती, तेरी बेटी होती तो क्या इस प्रकार से हाथ डालता? एक माचिस मेरे हाथ लग गई। मैंने उसको झाड़ा और मैंने कहा मैं अपने बदन पे आग लगाती हूँ। अगर तुम बाहर नहीं जाते मैं आग लगाती हूँ और तुम्हें पुरस्कार देगा तुम्हारा वो मुलायम, जब सारी जनता कहेगी कि इन्होंने महिलाओं को जिंदा जला दिया गाड़ी में। तब वो बाहर आए, 5 लोग थे वो हमारी गाड़ी में। तब वो बाहर आए, फिर बाहर आए तो उधर अब सारी महिलाएं चिल्लाते चिल्लाते, कोई पानी देने वाला भी नहीं था। अब हम तो सुबह के चले हुए थे 4 बजे के, हमारे पास पानी भी नहीं था। अब पानी पिए तो कहाँ पिए, कहाँ जाएं, कौन जाए बाहर, मुझे ये जाने ना दें तो पानी कौन लाए हमारे लिए, किसको आवाज़ दें हम? हमने देखा कि इधर कोई नहीं है। 1-2 महिलाएं पानी पीने के लिए, वहीं पर नल था, एक पेड़ के पास एक नल था, स्टैंड पोस्ट था एक, वहाँ पर पानी पीने के लिए। जैसे ही वो गई तो अब उनके साथ क्या हुआ, बहुत बुरी माने स्थिति रही। जब 2 घंटे बाद वो लोग लौटे तो कह नहीं सकते हैं कि हम कुछ कहने लायक रह गए थे। सुबह जब हम वहाँ पे पहुँचे, रामपुर तैयार है उसमें, तो सामने जो है इधर बसेज रुकी हुई थी, कुछ इस साइड भी कुछ साइड, उस पल्ली तरफ जो है वो बड़ा पुलिस फोर्स था। तो एक सरदार जी थे, आरपी सिंह जी, वहाँ के एसपी थे। वो नई टिहरी में भी जो है एसपी रह चुके थे, तो उनके साथ हमने क्रिकेट खेल रखा था। तो मैं जैसे आगे बढ़ने लगे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वहीं रुक जाइए, माहौल बहुत खराब है। हम बैठ गए वहीं पे, वहाँ पे बैठ गए। तो ये अभी रविंद्र दुग्राण जी, हम लोगों ने क्या किया कि हाथ पकड़े और यूँ लाइन बना करके कि कोई। उसके बाद हम आगे गए पैदल, तो देखा हमने ढंग से, जिसमें पुलिस सैकड़ों की संख्या में बैरिकेडिंग के पास ही आगे पीछे दाएं बाएं पुलिस खड़ी हुई थी। तो हम लोग उनके पास गए। मौके पे जो हमारी वार्ता वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे हुई, जितना मैं पहचानता हूं, डीएम अनंत कुमार सिंह मौके पे थे, एसपी आरपी सिंह सरदार मौके पे थे और डीआईजी बुआ सिंह भी थोड़ा पीछे खड़े हुए थे, वो भी मौके पे थे। इस दौरान क्या होता है कि पीछे से सत्य घटना है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमारे बीच के नहीं थे। कुछ बियर की बोतलें, खाली बियर की बोतलें फेंक दी जाती हैं बीच में ही, और जो बोतलें जाती हैं उधर से तो एक दफे थोड़ा आगे बढ़ते हैं पुलिस वाले, फिर वो पीछे हट जाते हैं। इसी दौरान पीछे से ईंटें पड़ती हैं बीच। ईंट जब पड़ती है उसके बाद पुलिस वाले थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं, वो जमीन पे लट्ठी मारते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने जिंदगी में पहली दफे कौर की गोली चलते हुए देखी। एक मेरे इसमें भी लग रखी है, एक पाँव में भी लग रखी है। मतलब इतनी तेजी में फायरिंग की, हवा के साथ ही नीचे क्या कहते हैं भगदड़ मच गई पूरी। पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ, भयंकर लाठी भांजी। उनको तो मौका चाहिए था, रबर बुलेट्स नहीं, सीधे जो है अश्रु गैस कहीं नहीं, सीधे बुलेट इंजरीज हुई। जब गोली चली तो कोई इधर पड़ा, कोई इधर पड़ा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा। मैं जब वहाँ से टिहरी से चला था तो एक फरीद खान थे, उसको मैं जब लेने गया कि वे चल, तो उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे भरोसे भेज रहा हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मैं फरीद खान को कैसे बचाऊँ। मैंने इधर देखा उधर देखा, फरीद खान कहाँ है, फरीद खान के, खैर उसको पकड़ा, खींचा, अपने पीछे किया। धीरे धीरे काफ़ी स्थिति बिगड़ गई।
बिगड़ गई। बाद में जो है हम लोग वहीं पे धरने पे बैठ गए। और 4 मिनट के अंदर हम तो वहीं पे खड़े हुए थे, पीछे से उसमें आने लग गई स्ट्रेचर में लोग। हम समझ गए अब हम यहाँ ज़्यादा देर रहे तो हम भी मौत के मुंह में जाने वाले हैं। हमने थोड़ी समझदारी करी, हम गाड़ियों के अंदर आके बैठ गए। पुलिस ने काफ़ी लोगों के साथ अभद्रताएं भी की, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जिस तरह से की बातें हुई वो सभी को वो है। मुझे तो याद करते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत दुख की बात है, पर मैं तो ये कहती हूँ कि कभी भगवान ऐसा ना करे, अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा ना करे जो उस टाइम ऐसी घटना हो। लगभग 11:30 बजे के करीब फिर एक पुलिस का दल, उसमें वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे विनोद पवार नाम का वो था, और उनका एसपी डीएसपी वो लोग वहाँ पर पहुँचे। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये महिलाओं की बस को ले चलो। अब कहाँ ले चलो, तब थोड़ा सा घबराहट मुझे भी हुई कि कहाँ ले जाएंगे, हम कैसे इनका मुकाबला करेंगे, कहाँ ले जाएंगे हमको, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है। इन एक पुलिस वाले ने, अब गाली तो वो दे रहे थे, इन बड़ी आई है राज्य लेने वाली, इन रंडी और राज्य दिया जाए। बहुत गलत उन्होंने उन शब्दों का हम प्रयोग कर भी नहीं सकते हैं, ऐसे शब्दों का उन्होंने गाली गलौज वगैरह हमारे साथ किया। फिर उन्होंने तो इतने बीच जब पहले वाले पुलिस वाले गए तो हमारा जो ड्राइवर था अब वो आया तो उसने रॉड उठाई, उसने कहा कि हमारी बहनों को ऐसा कहने वाले मैं आज इनका कत्लेआम करता हूँ। उसने गाड़ी में एक वो होता है जो जैक को ऊपर नीचे करता है, वो उठाया उसने। हमने कहा ये इसका दिमाग खराब, इसको तो मार देंगे ये। फिर उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसको नीचे डाला, उसको अपने जो सीटों दोनों सीट होती हैं उनके बीच में डाला, उसके ऊपर बैठे हम लोग। हम पर तो हो सकता है हमारा अपमान करके हमको छोड़ भी दें, लेकिन इसको तो मार देंगे, जवान लड़का मर जाएगा लोगों का। उसको हमने दबाया, उसको कहा कि अगर तूने आवाज़ निकाली तो खबरदार याद रखना। वो लड़का आज भी है, बॉबी उसका नाम है, मोमडन लड़का है वो। तब तक हमारे 4 लोग थे। इन लोगों ने कहा कि हमारी महिलाओं की बस को आप नहीं ले जाएंगे, या तो हमको भी बैठने दो इस बस में, हम क्या जाने कि कहाँ ले जा रहे हैं। तो वो जो विनोद कुमार था उसने कहा कि आप क्यों जाएंगे। दिनेश तिवारी ने कहा कि मैं पत्रकार हूँ महोदय। वो तब वो सर्विस में नहीं थे, पत्रकारिता करते थे। उसने कहा मैं पत्रकार हूँ। उनका इतना कहना था, उसने उनको चांटा मार दिया उस विनोद कुमार ने। और चांटा क्या मारा कि जो दोनों थे उन्होंने केएस राणा और उसके सर पर, दिनेश तिवारी के इनके सर पर स्टन गन, वो जो उनके हाथ पर वो थी बंदूकें थी, वो तान दी। स्थिति बड़ी उसमें आ गई। मैं नीचे उतरी, मैं सीढ़ी में खड़ी थी, मैं नीचे उतरी, मैंने उस विनोद कुमार को खींच लिया। तो एक पुलिस वाला था, उसने मोती सिंह कह रहे थे उसको, उस पुलिस वाले को, काफ़ी मैंने वो था। उसने मुझे यहाँ से पकड़ा पीछे से, पीछे खींचा उसने। वो चुपके से मेरे कान में धीरे से बोला, मैडम स्थिति को समझो, नहीं तो ये आप लोगों का क्या हासिल करेंगे आपको पता नहीं है, छोड़ दो। तब तक 2 पुलिस वाले 4 महिलाओं को फिर हमारी गाड़ी में लाए। तो वो किस स्थिति में हैं वो उन्होंने खुद माने बताया है। जब सीबीआई की जांच हुई थी तो ये उन्होंने बताई है अपनी स्थिति, क्या हुआ कैसे हुआ। कौशल्या डबराल एक आंदोलनकारी थी, उसने कहा कि तुम यहाँ सब वो हैं, वहाँ मर गए, चलो वापस चलो। कौन मर गया क्या, मैं कोई सूचना तो थी नहीं, हमारे पास कोई साधन ही नहीं था आने जाने का, कोई नहीं था। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर गोलीबारी हो गई है, देहरादून से इतने लोग डेड हो गए, और आप लोग वो लोग वहाँ धरना दिए बैठे हैं कि हमारे लोगों को जो आंदोलनकारी हैं उनको सकुशल छोड़ा जाए, जब तक वो नहीं आएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप लोग नहीं चलते हैं तो वो फिर मारे जाते हैं, आप यहाँ मारे जाएंगे, वो वहाँ मारे जाएंगे। तो जो वो सिटी मजिस्ट्रेट था
वो बड़ा बदतमीज टाइप का, बहुत, मैं कहती हूँ पता नहीं वो किस जगह से वो निकला था, वो ऐसा दरिंदा टाइप का। उसने कहा कल तो मैं अपनी इच्छा से ले आया तुम्हें यहाँ, कल तो मैं अपनी इच्छा से यहाँ ले आया, अगर 6 बजे तक ये स्थान खाली नहीं किया तो मैं अपनी इच्छा से ही किस ढंग से तुम्हें भेजूंगा तुम्हें पता नहीं। धमकी दी। मैंने कहा ये हमने भी खूब, माने वो बोला तो धमकी दे, लेकिन जो कल हमारी स्थिति थी वो आज नहीं है। मुजफ्फरनगर के लोग हमारे साथ खड़े हो गए थे। मुजफ्फरनगर के लोगों का उस समय जिन लोगों ने माने हमें सहयोग किया, हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। वो जगह जगह से खेतों में महिलाओं को वो ढूंढने गए, वस्त्र दिए, उनको लाए, खाना पानी दिया, और हमारे लिए जितने लोग थे सबके लिए खाने का इंतजाम किया। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी भाषा गढ़वाली भाषा से वो बोल रही थी, मुझे ही समझ आ रही थी कि हमें क्या हुआ। ये डर के सहमी हुई महिलाएं भी थी, जो मेरे पड़ोस की भी थी। उत्तराखंड मेरा मायका ही है, पर मेरे पड़ोस की जो मैंने देखे लखेड़ा जी की, उनकी मिसिस, मैंने कहा दीदी आप कैसे, कहले आप मुमताज़ कैसे यहाँ। मैंने कहा आपको क्या हुआ कि हमारे साथ ऐसा हो गया, और हमारे काफ़ी लोग वहाँ पे रुके हुए हैं। तो मैंने काफ़ी आदमी यहाँ से भेजे और उनको बुलाया, और उनकी जो भी डॉक्टरों से जो मेरे से बन पाया, और वो मैंने उनके लिए किया। और काफ़ी लोग, काफ़ी औरतें भी थी, लड़कियाँ भी थी। तो बहुत सा पुलिस ने जो भी उस टाइम किया उनके साथ, हमसे तो जो बना, जो इस गांव का सहयोग रहा कि मैंने बहुत बड़ा लकड़ी का चूल्हा चला के उन्हें खिचड़ी खिलवाई। फिर वो बहुत डर रहे थे, क्योंकि यहाँ के मोमडन लोग थे, वो यहाँ डर रहे थे कि भाई ये मोमडन गांव में हम घुस गए अचानक ही, जैसे खेत से निकले तो वो आ गए। तो मैंने कहा आप घबराना मत, नहीं मैं देहरादून, मैंने उन्हें बार बार कहा, मैंने कहा मैं अजबपुर की बेटी हूँ, अजबपुर कला की हूँ, देहरादून से। उन्होंने एक को कहा पीछे से, बल मेरे दगड़ दगड़ान से, मैंने उनका जवाब दिया। तो बोले फिर तो ठीक है। वो पहले विश्वास नहीं हो पा रहा था उन्हें, फिर मैंने उनकी भाषा में बोली ना, तो तब जाके उस टाइम 2 साल शादी को मुझे पूरी गढ़वाली भाषा आती थी। रात को जो औरतें थी, मैं मैदपुर गांव में निवर्स गई, वहाँ पर उनको कपड़े दिए गए। बागोवाली, सिसोना, रामपुर, 4 गाँव ने सभी की मदद की, डॉक्टरी इलाज कराया। सभी बागोवाली गांव में मस्जिद में खाना खिलाया गया। रामपुर में एक हमारे गांव में भूमिया, वहाँ भंडारे का आयोजन किया गया, वहाँ सबको भोजन दिया। जहाँ भी जो रुक गया, जिसका भी जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार सबने सहायता की। वो मुजफ्फरनगर कांड का वो सीन जो था, हम भूल नहीं सकते हैं उसको। लेकिन खैर थोड़ी देर बाद वो भी थमा। उसके थमने के बाद फिर हम लोग वापस लौटे। जब वापस आए तो हम प्रत्येक हॉस्पिटल में देखते हुए आए कि कोई हमारा साथ का तो नहीं है, किसी को गोली तो नहीं लगी हुई। इसी दौरान ओम गोपाल के पेट में गोली लगी थी, वो हरिद्वार में हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको देख के आए हम। और 2 स्थान हमने तय किए यहाँ तल्लीताल में। पहले तो हमने बस स्टैंड में शुरू किया, क्योंकि उन दिनों बसें बिल्कुल नहीं चलती थी, शांति थी। तो फिर हमने देखा कि थोड़ी सी गाड़ियाँ चलने लगी, तो हम उसे जुलूस के साथ यहाँ बाज़ार में एक जगह ले गए, उसे क्रांति चौक कहते हैं। वहाँ हम लोग एक टाइम फिक्स किया कि शाम को 6 बजे हम इसको यहाँ हम बुलेटिन को पढ़ेंगे। तो वो उसके साथ गिरदा की कविता के साथ वो होता था, हम लोग उस कोरस में भाग लेते थे। उसके बाद खबरें होती थी। खबरों के बाद फिर मेरी एक टिप्पणी होती थी। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक प्रदर्शन, हल्द्वानी खटीमा में कर्फ्यू में खीर, हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों व महिलाओं द्वारा आंदोलन तेज करने का निर्णय, नैनीताल में शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और किसान संघर्ष समिति के अलग अलग जुलूस, खटीमा के कोतवाल लाइन हाजिर, मोहाली में राशन की किल्लत। 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू में गोलीकांड हुआ, जिसमें 2 आंदोलनकारियों राजेश रावत और यशोधर बैंजवाल की शहादत हुई। सरकारों की तरफ से और पुलिस की तरफ से इतना नौसिखिए तरीके से उसको हैंडल किया गया पूरा
छावनी बना के और फिर लोगों को मार मार के लोगों को बहा रहे हैं। चारों तरफ से हजारों लोग देख रहे हैं सुबह के उजाले में। बहे कई लोग, 2 तो यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, तो वो बह के, वो तो पत्थर मारा उनके सिर पे, वो मर गए वहीं। और उसके खिलाफ भी तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हुए। हम लोग उत्तरकाशी में थे, उस गढ़वाल महोत्सव वहाँ उत्तरकाशी में आयोजित किया जा रहा था। जो आंदोलनकारियों के नेतृत्वकारी लोग थे, उन्होंने ये कहा कि दरअसल ऐसे महोत्सव के जरिए सरकार ये प्रदर्शित करना चाहती है कि 2 अक्टूबर 1994 के बाद से किसी तरह का कोई अफसोस पहाड़ में नहीं बचा है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों का उसके खिलाफ गुस्सा है और इसलिए हम इस महोत्सव का बहिष्कार करते हैं। और उसके बहिष्कार की कोशिश जिस दिन राज्यपाल आए, उस दिन भी उसका विरोध हुआ। मोतीलाल वोरा उस समय राज्यपाल होते थे उत्तर प्रदेश के, तो उस दिन उसका विरोध हुआ। उस विरोध को करते हुए हम लोगों की गिरफ्तारियां हुई। हम लोग रात भर कोतवाली में रहे, थाने में रहे। कोतवाली तो उस समय नहीं थी, थाना था। और उसके बाद 10 नवंबर 95 को हम लोगों ने उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज से एक बड़ा जुलूस निकाला, बहुत ही बड़ा जुलूस। और उस जुलूस के चलते ये हुआ कि उस दिन के कार्यक्रम स्थगित हुए और अंततः आंदोलनकारी लोगों के बीच में से कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने उस महोत्सव के पांडाल पर आग लगा दी। उसके मुकदमे भी हमारे खिलाफ दर्ज हुए। उत्तरकाशी का तो एक और वाक़या मैं याद कर पाता हूँ कि 2 अक्टूबर 1994 के बाद जब 26 जनवरी 1995 आया, तो लोगों ने यहाँ तक कि उस परेड का विरोध किया जो उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में होती थी। और उसके ये कहते हुए कि भाई ये वही पुलिस है जिसने मुजफ्फरनगर में हमारी महिलाओं का अपमान किया, जिसने हमारे नौजवानों को गोली चलाई, तो इसलिए ऐसी पुलिस की परेड हम नहीं देखना चाहते हैं। और उसके बाद लंबे अरसे तक वहाँ उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में पुलिस की परेड नहीं होती थी। तो यहाँ तक लोग गए। टिहरी में तो लोगों के खिलाफ इसी तरह के मामले में CBI का मुकदमा दर्ज हुआ, ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करने के चलते। मुजफ्फरनगर कांड के बाद खास तौर से जो आंदोलन भड़का है, कि गोलीकांड तो मसूरी भी हो चुका था, खटीमा भी हो चुका था, तो वो जो गोलीकांड मसूरी, जो मुजफ्फरनगर वाला जो गोलीकांड हुआ, उससे पहाड़ में जबरदस्त उबाल आया। और वो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इस आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट था। अपने आप में बहुत ही जघन्य था कि इस तरह की घटना हुई और किसी सरकार ने उसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। केंद्र की सरकार ने भी नहीं, राज्य की सरकार ने भी नहीं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने वो मामला गया और 1996 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रवि एस धवन की खंडपीठ ने जो फैसला दिया, 276 पन्नों का वो फैसला था। और उसमें उसने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के साथ चुनी हुई सरकारों ने इस तरह का सलूक किया जैसा कि जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। उसमें न्यूरमबर्ग मुकदमे को भी कोट किया गया उस फैसले में। और उस फैसले में ही ये कहा गया कि आंदोलनकारियों जिनकी हत्या हुई उनको 10 लाख रुपया मुआवजा देने की बात उस फैसले में कही गई। जिन महिलाओं के साथ दुराचार हुआ उनको भी, क्योंकि उस दुराचार को भी हत्या के बराबर का अपराध समझा गया, तो वो भी, उनको भी उतना ही मुआवजा देने की बात हुई। लेकिन बहुत कम लोगों को, या मेरे ख्याल से बहुत ही, वो संख्या तो बहुत ही नगण्य है कि जिनको मुआवजा मिला। बल्कि आज 30 बरस के बाद भी हम तो 1994 के उन तमाम लोगों को सज़ा मिलने की बाट जो रहे हैं कि उनको सज़ाएं नहीं हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो ऐतिहासिक फ़ैसला था और उसको 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 18 पन्नों में पलट दिया और उसमें ये तर्क दिया गया कि ये हाई कोर्ट ने नहीं बताया कि ये मुआवजा कहाँ से मिलेगा, ये व्यवस्था कैसे होगी, तमाम चीज़ें, और इसके आधार पर वो फ़ैसला खारिज हो गया। यहाँ तक कि 2003-04 तक आते आते हमारे अपने हाई कोर्ट ने भी अनंत कुमार सिंह को बरी किया। और मैं समझता हूँ कि पहली बार किसी न्यायपालिका के इतिहास में हुआ होगा कि आंदोलनकारियों ने हाई कोर्ट का घेराव किया राज्य बनने के बाद। यहाँ उत्तराखंड आंदोलन का जो मुकदमा एक चल रहा था, उत्तराखंड हाई कोर्ट में आया था, उसमें यहाँ के 2 जज थे, एक PC वर्मा और एक मदन मोहन गिलडियाल। इन 2 लोगों की बेंच ने उनको दोष मुक्त कर दिया। तो हम लोगों ने तय किया कि हम इस फैसले को हाई कोर्ट में जाकर जलाएंगे, भले उसके बाद कुछ भी हो, लेकिन ये हमको करना ही करना है। उसका आतंक हाई कोर्ट पर इतना हुआ कि हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को ही अपना फैसला वो वापस ले लिया, रिकॉल कर लिया। लेकिन हमने कहा हमारा कार्यक्रम तो ऐसा चलेगा। इसके बावजूद 1 सितंबर को जो पूरे उत्तराखंड से लोग
ये आंदोलनकारी यहाँ आए, पूरे शहर को एक छावनी बना दिया गया। इतनी ज़्यादा पुलिस इतनी कभी रही नहीं होगी। तो पूरी बिल्कुल एक ह्यूमन वॉल जैसी बना दी यहाँ। तो माल रोड में तो हमको उस वक्त जाने नहीं दिया, पूरे दिन भर भाषणबाजी होती रही। उसके बाद जब शाम को उन्होंने लगा कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उन्होंने थोड़ा रिलैक्स करके माल रोड तक हमको जाने दिया। तो मतलब ये घटना अपने आप में एक ऐसी घटना है जो देश में शायद कहीं नहीं हुई, कि आंदोलनकारियों का इतना दबाव रहा कि हाई कोर्ट का अपना फैसला तक रिकॉल करना पड़ा। सज़ा के तौर पर तो 2 जो सजायुक्त थे वो तो मर गए, जिनको सज़ा होनी थी वो लिस्ट में थे प्रथम, वो उनकी तो डेथ हो गई। अब 2 को सज़ा हुई है, वो भी जो वहाँ पर जो ढाबा वाला था, कुछ उसकी पुष्टि के बाद हुई। वैसे मेरी अपनी पहचान है, हमने जो माने वो किए थे, तो उसमें 17 लोग थे। 11 लोगों को तो अकेले मैंने पहचाना है। 11 लोग ऐसे हैं कि जिन क्रूर चेहरों को मैं कभी नहीं भूल सकता। और अब जो सबके द्वारा जो पहचान हुई वो 17-18 लोग। सरकार का कोई सहयोग नहीं, कोई एक रत्ती सहयोग नहीं। आज भी हमारी महिलाएं जा रही हैं वहाँ, अपने खर्चे में जाती हैं, और वहाँ पर वहाँ का कोर्ट, मुजफ्फरनगर का कोर्ट उनको सुरक्षा देता है। वहाँ की पुलिस यहाँ तक, ये बॉर्डर तक उनको छोड़ने आती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की कोई, बोलो तो अगर गाड़ी की बात करो, पुलिस वाले गाड़ी की बात करते हैं तो एक कहता है मेरी गाड़ी वहाँ है, दूसरा कहता है मेरी गाड़ी वहाँ है। यहाँ तो सब अपने, मैंने कहा नहीं कि यहाँ तो सब वही थे। कोई खनन माफिया था, कोई शराब माफिया था, कोई माफिया था, कोई माफिया था। वो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। अब उनको मिल गया तो अब उसमें हम क्या कहें, देने वाले भी हम ही हैं। हमने नेता बना दिया तो मिल गया, उनके अहोभाग्य।